हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शानी राठौर, फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी, और आज हम एनटीएससी स्टेज 2 के क्रैश कोर्स में नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कलेक्टिवली करने वाले हैं। एक्चुअली आर एनवायरनमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज दोनों का कंटेंट ऑलमोस्ट पैरेलली चलता है, तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एज वेल एज जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हम आज इसी लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर इन दोनों के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड थ्योरी को देखेंगे। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी आए हैं इस टॉपिक से, तो इनफैक्ट आपको मतलब बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं, इतने इजी क्वेश्चन है। चलो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। वो बोल रहा है इनमें से कौन सा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का रिजल्ट है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो चलो देखते हैं, क्या देख रहे हैं हम, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, दो चीजों को मैं पैरेलली समझाती हूँ, तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। हम हमेशा पढ़ते हैं प्लांट्स, हम हमेशा किसी भी फूड चेन को स्टार्ट करते हैं या फूड वेब को स्टार्ट करते हैं, हमेशा हम स्टार्ट करते हैं प्लांट्स से, और प्लांट्स को हम यहाँ पे क्या मानते हैं, प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो खाने को प्रोड्यूस करते हैं। बेसिकली प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है, तो वो अपना खाना खुद बनाने की एबिलिटी रखते हैं, इसलिए हम इन्हें प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। अब हमेशा इस प्रोड्यूसर को कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई हर्बीवोर ही होता है। ठीक है, सो हर्बीवोर जो है वो क्या है, हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर का मतलब है पहला बंदा जो कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो अपन मान के चलते हैं कि ये कौन होता है, जैसे कि ये कोई है, ये हम मान लेते हैं कोई काऊ है। ठीक है, मान लो काऊ है ये कोई सी। अब देखो, काऊ ने जो कंज्यूम किया है, डेफिनेटली उसने खाना क्यों कंज्यूम किया, क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो अब एनर्जी का 10% लॉ में यही समझा रही हूँ। देखो 10% लॉ क्या होता है, बेसिकली हम हमेशा सोर्स ऑफ एनर्जी मानते हैं सन को। सन से जो लाइट गिरती है उसको हम सब यूज नहीं कर सकते, उसको सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर पाता है, प्लांट्स। अब प्लांट्स अराउंड इस पूरी जितनी लाइट गिर रही है ना, इसमें से सिर्फ 1 से 2% ही यूज करते हैं। समझ रहे हो तुम, जितनी लाइट गिर रही है उसमें से भी सिर्फ 1 या 2% प्लांट यूज कर रहे हैं अपना खाना बनाने के लिए। ठीक है, अब इमेजिन करो यहाँ पे इन्होंने 1000 जूल खाना बनाया। एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कि भाई इसने ओवरऑल सब कर करा के 1000 जूल खाना बनाया या किलो जूल बनाया। ठीक है, किलो जूल ले लेते हैं। ओके, अब 10% लॉ ये कहता है कि जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी चीज को खाता है, यानी कि किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, तो जितनी टोटल एनर्जी इसके पास है उसकी सिर्फ 10% इसके पास आ रही है। बात समझ रहे हो, वापस सुनो, मैं हूं, मैंने सपोज करो 1000 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे बना रखी है इस लेवल पे। अब मुझे कोई आके कंज्यूम कर रहा है, जब मुझे कोई आके कंज्यूम करेगा तो ओवरऑल इसके पास जितनी भी एनर्जी इसकी सिर्फ 10% ही मैं ले पाऊंगी। यानी कि इसने अगर 1000 बनाई है तो इसकी सिर्फ 10% ही मेरे पास आएगी और वो ही मेरे पास एनर्जी रहेगी। रिमेनिंग 90% विल बी लॉस्ट, या तो वो ऑर्गेनिज्म खुद अपने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए यूज करेगा या इट विल बी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो कुछ इस तरीके से अगर मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे 1000 बनी, आप देखो ध्यान से देखेंगे वाली बात, अगर यहाँ पे 1000 बनी तो इसकी कितनी परसेंट यहाँ पे जाएगी, ओनली 10%। तो अगर मैं इसका 10% करूं तो कितना हुआ, 100। ठीक है, और रिमेनिंग 900 निकल गई यहाँ पे। सो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ हीट या एनर्जी लॉस्ट हो गई। ठीक है, समझ आया। अब इस प्राइमरी कंज्यूमर को जो कंज्यूम करेगा वो कौन होगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। तो यहाँ पर आ जाओ, ये कौन हो गया हमारा, कार्निवोर। कौन आया अब, कार्निवोर, जो कि क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ये कौन हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब इस सेकेंडरी कंज्यूमर को खाना चाहिए भाई, उसको भी एनर्जी चाहिए, तो वो इसको खाएगा एनर्जी लेने के लिए। तो यहाँ पे अपन ले लेते हैं कोई जैसे टाइगर। ठीक है, टाइगर अपन ने ले लिया। अब टाइगर इसको, जो भी काऊ आपने माना या डियर आपने माना, इसको खाया, तो ओवरऑल काऊ के लेवल पे जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% वो यूज कर पाएगा। तो अगर यहाँ पे 100 है तो इसके पास, बेचारे के पास सिर्फ 10 जाएगी, रिमेनिंग 90 यहाँ पे निकल गई। तो तंत इतना निकला इस पूरी बात का। 10% लॉ जो टेंसले ने दिया था वो यही कहता है कि जब जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाएगा तो जिसको खाया जा रहा है
उसकी टोटल जितनी एनर्जी उसका सिर्फ 10% ही इसको गेन होगा, रिमेनिंग 90% विल बी लॉस्ट। वो खुद भी यूज करेगा एंड इट विल बी लॉस्ट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ, कुछ कंक्लूजन निकल रहे हैं इससे, यानी कि कंक्लूजन पहला जो निकला वो ये है, पहला कंक्लूजन निकला एनर्जी का जो फ्लो है इसमें हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहता है। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एनर्जी जाएगी। कैसे, अपन ने देखा ना अभी, प्लांट्स से कोई ने प्राइमरी कंज्यूमर ने खाया या हर्बीवोर ने खाया, फिर कार्निवोर ने खाया, तो हमेशा ही यूं की यूं ही जाएगी। ऐसा नहीं होगा कभी उल्टी रिवर्स हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता, सीधी सीधी ही जाने वाली है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे आप प्रोड्यूसर से आगे दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे आपकी धुरियां प्रोड्यूसर से बढ़ती जा रही हैं, तुम्हें पर मील कम एनर्जी मिल रही है। उल्टा समझ रहे हो बात, कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये, कि जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हैं आपकी एनर्जी कम होती जा रही है। अगर यहाँ पे 1000 थी तो यहाँ पे सिर्फ 100, यहाँ पे 10 और यहाँ पर तो भाई 1 ही हो गई। तो इम्पॉर्टेंट बात, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी फूड चेन जब तुम पढ़ रहे हो, इट शुड बी लिमिटेड टू ओनली 3 and 4 ट्रॉपिक लेवल। इट शुड ऑलवेज बी लिमिटेड टू 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल। ये जो बात मैंने बोली इसको नोट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलना ये चाह रहा है ये भाई कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है। तो अगर सपोज करो मैं इस चौथे लेवल के भी आगे बना लूं, अभी तक मैंने सिर्फ 3 लेवल बनाए एंड मैंने चौथा भी बना दिया, इसके आगे मैं चल जाऊंगी तो पॉइंट्स में वैल्यू आ जाएगी। तो एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो जो जितना दूर जाता जा रहा है प्रोड्यूसर से, उसको तो बेचारे को एनर्जी ही नहीं मिल रही। सो 10% लॉ हमेशा कहता है कि अपनी जितनी अपन पास प्लांट के या प्रोड्यूसर के रहेंगे हमें कंपैरेटिवली एनर्जी ज्यादा मिलेगी। एंड कोई भी फूड चेन 3 या 4 ट्रॉपिक लेवल से ज्यादा मत बढ़ाओ, अदरवाइज एनर्जी बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ आई। अब मैंने 10% लॉ तुम्हें समझा दिया। अब मैं आती हूँ इसी से रिलेटेड एक और टर्म, दैट इज बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड 10% लॉ में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कनेक्शन है। 10% लॉ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो एनर्जी कम मिल रही है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, जब एक चेन में आप आगे बढ़ रहे हो तो एनर्जी तो कम हो रही है पर केमिकल बढ़ रहा है। ये क्या हुआ, इसको ध्यान से सुनेंगे। हम स्टार्ट करते हैं हमेशा किससे, प्लांट से। आपने माना प्लांट। देखो, इस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन को समझाने के लिए हम एक एक्वेटिक फूड चेन ले रहे हैं। वी आर कंसिडरिंग वन एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन हम कंसिडर करें। एक्वेटिक फूड चेन में हमेशा हम स्टार्ट करते हैं फाइटोप्लैंक्टन से। वी स्टार्ट विद फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करता है ज़ूप्लैंक्टन। ये कॉमन एग्जांपल है इसलिए मैं यही बता रही हूँ। फिर इसको कंज्यूम करती है छोटी मछली, ठीक है, और इसको कंज्यूम करती है बड़ी मछली। ठीक है, ये एक एक्वेटिक फूड चेन है। समझ आ गई इतनी बात। अब आगे देखो, सपोज करो यहाँ पे आसपास, इस पानी के आसपास कोई खेत वगैरह हो या कोई केमिकल इंडस्ट्री हो, तो जो भी केमिकल वहां से निकलेगा वो पानी में आके डिसॉल्व होगा। सिंपल है। जैसे डीडीटी है, कोई फर्टिलाइजर यूज कर रहा है, डीडीटी यूज किया, ठीक है, उसने अपने खेत वेत में डाला, वो धीरे धीरे डिसॉल्व होके पानी के साथ ज्यादा ज्यादा डिसॉल्व होके पानी में मिल गया, तो इस एक्वेटिक एरिया में आके मिल गया। तो इमेजिन करो यहाँ पर आया ये खूब सारा डीडीटी, ये लो पानी में डीडीटी आके मिल गया। किसकी अमाउंट आया, डीडीटी का। अब डीडीटी का क्या फंडा है, ध्यान से सुनेंगे। प्लांट्स जो हैं डेफिनेटली यार, डीडीटी आसपास है तो प्लांट भी अपनी रिक्वायरमेंट के लिए इसी पानी को यूज कर रहे हैं, तो ये पानी में डीडीटी डिसॉल्व है तो प्लांट के अंदर आ जाएगा, या तुम कह सकते हो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आ जाएगा। तो ये लो फाइटोप्लैंक्टन के अंदर आ गया, ये कौन आ गया फाइटोप्लैंक्टन के अंदर, डीडीटी आ गया। क्यों आ गया भाई डीडीटी, क्योंकि भाई डेफिनेटली वो अपनी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस के लिए इधर आसपास से सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट लेगा, न्यूट्रिएंट के साथ साथ डीडीटी भी आ जाएगा। ये लो इसकी बॉडी में आ गया डीडीटी। रेड कलर से बनाते हैं, रुको, ये आ गया इसकी बॉडी में डीडीटी। ये पहला लेवल मैंने बताया किसका, डीडीटी का। अभी इस फाइटोप्लैंक्टन के अंदर डीडीटी आ चुका है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं ना कि ये एकदम से धमाधम एक्सक्रीट भी कर देगा, नहीं। अभी आया ज़ूप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन ने खा लिए फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। तो फाइटोप्लैंक्टन को जब ये कंज्यूम करेगा तो भाई इसकी बॉडी में जितना भी फाइटोप्लैंक्टन में डीडीटी है वो जाएगा। सो धीरे धीरे इसकी बॉडी में भी डीडीटी जाना शुरू हो गया।
अब तुम इमेजिन कर सकते हो ना कि भाई केमिकल जा रहा है बॉडी में और ये एक बार तो खाएगा नहीं, ये मल्टीपल बार खाता जाएगा। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इसकी बॉडी में केमिकल अमाउंट बढ़ता जा रहा है। ये लो, इसकी बॉडी में कंपैरेटिवली पिछले वाले के केमिकल और बढ़ गया। समझ रहे हो, मैं एनर्जी की बात नहीं कर रही, मैं केमिकल की बात कर रही हूँ। तो ये देखो, इसकी बॉडी में कंपैरेटिवली केमिकल बढ़ चुका है। ठीक है, अब आगे इंटरेस्टिंग, फूड चेन को आगे बढ़ाओ, जू प्लैंक्टन को खाएगी स्मॉल फिश। स्मॉल फिश ऐसा तो नहीं है ना दिन भर में सिर्फ एक बार जू प्लैंक्टन खाएगी, उसको जितनी बारी भूख लगेगी वो बार बार खाती जाएगी। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली, तुम समझ रहे हो, जितनी रेट से कचरा बाहर नहीं निकलेगा उतनी रेट से वो कचरा या केमिकल अंदर जाता जाएगा। सो स्लोली एंड ग्रेजुअली जब ये खाती जाएगी तो इसकी बॉडी में कंपैरेटिवली और ज्यादा डीडीटी का रेशो बढ़ जाएगा या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये लो, एक बार कलर कर लेते हैं इसको। ये लो, इसके अंदर और बढ़ गया। मैं ये इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हें याद रहे कि अमाउंट बढ़ता जा रहा है। और फाइनली जब लार्ज फिश को भूख लगेगी तो वो इस मछली को पकड़ के खा लेगी, छोटी वाली को, जो ऑलरेडी इतना सारा डीडीटी भर भर के बैठी है। तो इसके पास कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा क्या होगा, इसके पास डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन। अब बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन पे आते हैं। ये बड़े बड़े चीजें मैं हटा देती हूँ ताकि इजी रहेगा समझना। ओके, सो यहाँ पे डीडीटी जो था अमाउंट, उससे धीरे धीरे अमाउंट यहाँ पे और बढ़ा, उसका अमाउंट यहाँ और बढ़ा, और लास्ट तक जाते जाते अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी यूनिट हम मानते हैं पार्ट्स पर मोल। ठीक है, जो भी तुम लेना चाहो, जैसे यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे 10 ले लो, यहाँ पर 1000 100 ले लो, यहाँ पे 1000 ले लो। ठीक है, तो आपने अमाउंट बढ़ाते जाए। अब ये ऑपोजिट कैसे हो गया, 10% लॉ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है ये लास्ट बात। 10% लॉ और बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, दोनों को कंपेयर करो। 10% लॉ में जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जा रहे हो, जैसे अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं फूड चेन में, एनर्जी कम होती जा रही है। समझ रहे हो, एनर्जी यहां से यहां जाएगी, इधर मत बनाओ, एनर्जी यहां से एनर्जी जाएगी तो कम होगी, फिर यहां से एनर्जी जाएगी तो और कम होगी। पर केमिकल उल्टा होगा, केमिकल जैसे जैसे चेन में आगे बढ़ता जाएगा उल्टा केमिकल का अमाउंट बढ़ता जाएगा। समझ गए, तो ये दोनों बातें याद रखेंगे। फूड चेन में एनर्जी तो आगे बढ़ते बढ़ते कम होगी, और केमिकल जो कि बहुत खतरनाक है वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। सो 3 से 4 ट्रॉपिक लेवल के बाद तुम्हें रिजल्ट समझ आ गया। अगर मैं चौथे ट्रॉपिक लेवल पे जाऊंगी ना, तो यहाँ पे एनर्जी तो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा कम, और केमिकल होंगे बहुत ही ज्यादा। समझ गए, इसलिए कहा जाता है कि भाई अपनी नजदीकियां बनाए रखो प्लांट से, क्योंकि जितना पास तुम इसके रहोगे उतना ही तुम बढ़िया रहोगे। समझ आया, दैट इज वाई वेगन डाइट इज ऑलवेज द बेस्ट। ठीक है, चलो आओ नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में इसमें बोला था कि इनमें से कौन सा रिजल्ट होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का। अब हम पॉइंट पढ़ते हैं। पहला है, टॉप लेवल प्रीडेटर में बी मोस्ट हार्म बाय द टॉक्सिक केमिकल इन द एनवायरमेंट। ये कह रहा है कि अगर आप एक ट्रॉपिक लेवल वाइज देखेंगे, तो ट्रॉपिक लेवल वाइज अगर हम चलते हैं ना, तो हमेशा, अच्छा ये वाला फूड पिरामिड नहीं बनाती मैं, रुको, ये एनर्जी पिरामिड यहाँ पे बनाना गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि जैसे यहाँ से जो भी टॉप होगा, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, जो भी टॉप होगा उसमें केमिकल सबसे ज्यादा होगा और उसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। तो ये तो सही लग रहा है हमें पॉइंट, चलो हम मान के चलते हैं सही है, लो मान लेते हैं। दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो सेकंड पॉइंट को हटा दो। नेक्स्ट पढ़ो, ग्रीन हाउस इफेक्ट विल बी मोस्ट सिग्निफिकेंट एट द पोल। अब तुम खुद सोचो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई लिंक है क्या? कतई कोई लिंक नहीं है, इसको भी हटा दो। नेक्स्ट ऑन, एनर्जी इज लॉस्ट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ अ फूड चेन। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि जैसे जैसे आप आगे जाएंगे एनर्जी कम होगी, बट दिस हैज नो रिलेशन विद बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और तुमको लिंक करते हुए समझ आ गए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। Come to next question. Which one of the following signifies ex situ conservation? 2 टाइप की कंजर्वेशन होती है, ex situ
और दूसरी कंजर्वेशन होती है इन साइटू। दो टाइप की कंजर्वेशन होती है, देखो नाम से पता चल रहा है। एक्स साइटू कंजर्वेशन का मतलब होता है जो कोई नॉर्मल एरिया है उससे अगर आप किसी को बाहर ले जाओ, जैसे कि ये कोई जगह है, ये कोई जगह है और यहाँ पर ये रहता है, ये कोई एनिमल है, ये यहाँ पर रहता है, अगर तुम इसको इसके नेचुरल हैबिटेट से हटा के किसी और जगह पर ले जाओ तो इसको हम बोलेंगे एक्स साइटू कंजर्वेशन। और अगर तुम किसी इसी एरिया में इस एनिमल को कंजर्व करने लग जाओ तो इसे इन साइटू कंजर्वेशन बोलेंगे। समझ गए कितना आसान है। इन मतलब उसी एरिया में कंजर्व करना, एक्स मतलब एग्जिट से रिलेटेड, तो उस एरिया से हटा के दूसरे एरिया में ले जाके कंजर्व करना। इजी, चलो आओ पढ़ते हैं। तो इनमें से बोल रहा है कौन सा एक्स साइटू कंजर्वेशन है। पहला बोल रहा है नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व, तो भाई नेशनल पार्क उसी एरिया में बनाया जाता है। रणथंबोर नेशनल पार्क वहीं के टाइगरों को नेचुरल हैबिटेट में ही कंजर्व किया जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व वही सेम एरिया है, उसको प्रॉपर प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगेन ये तो हमारे इन साइटू का एग्जाम्पल हो गया। आगे देखो, वाइल्ड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट में, तो बोलता है नेचुरल हैबिटेट में उसी जगह पे रखो तो इन साइटू है, सो दिस इज ऑल्सो इन साइटू का एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखो, इनहैबिटेंट्स ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम, जो नेचुरल इकोसिस्टम है वहीं के वहीं उसके इनहैबिटेंट मतलब वहीं पे रहने वाले, तो भाई ये भी इन साइटू है। नेक्स्ट पढ़ो, कंजर्वेशन मेथड प्रैक्टिस्ड इन जू एंड बोटानिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क या जू जो होते हैं वहां उनका रियल घर नहीं होता, वहीं पे वो चिंपैंजी या शेर या वो उनका रियल घर नहीं, आप उनको कहीं से लेकर आए हो और आपने उनकी जबरदस्ती एक प्रिजन में रखकर उनको टाइम पास करवा रहे हो। तो यहाँ तो अपन उन्हें लेकर आए हैं, सो उनको हम उनके नेचुरल हैबिटेट से अलग लाकर रख रहे हैं। सो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्स साइटू। और उसने पूछा ही यही है कि इनमें से कौन सा एक्स साइटू है, तो भाई फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। इजी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the main reason for increase in temperature in a glass house? अगर कोई ग्लास हाउस है, ये इमेजिन करो ये एक ग्लास हाउस है, कांच का बना हुआ घर, ये बोल रहा है क्यों यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, देखते हैं पहला ऑप्शन, सनलाइट इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय प्लांट इन द ग्लास हाउस। ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे जितने भी प्लांट आप लगाते हैं, ये लो मैंने लगा दिए यहाँ पे कुछ चुनिंदे प्लांट, ठीक है, ये कह रहा है कि जितनी भी सनलाइट यहाँ पे गिरती है ये सारा का सारा प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया, प्लांट 1 से 2% से ज्यादा प्लांट कोई लाइट यूज करता ही नहीं, टोटल लाइट कितनी गिरती रहा उसको मतलब नहीं है, उसने अपने काम की लाइट ले ली, बाकी जयराम जी की। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट वो बोल रहा है रेडिएशन फेल टू एस्केप फ्रॉम द ग्लास हाउस कंप्लीटली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो बोल रहा है कि जो रेडिएशंस आई हैं वो कंप्लीटली एस्केप आउट नहीं कर पाती। इस लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे, रेडिएशन फेल्स टू एस्केप फ्रॉम द ग्लास हाउस, इसका मतलब है जो कांच का बना हुआ घर है इसमें से रेडिएशन एस्केप आउट नहीं कर पा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है, सोचो एक बार। चलो जब तक नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, प्लांट्स डू नॉट यूटिलाइज सनलाइट इन द ग्लास हाउस। ऐसा क्यों होगा भाई, तुम कांच के नीचे रखो चाहे बाहर रखो, प्लांट के ऊपर अगर सनलाइट गिर रही है तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू यूज इट, इसको तो बिल्कुल ही हटा दो। नेक्स्ट प्लांट्स प्रोड्यूस हीट इनसाइड द ग्लास हाउस। ये कह रहा है कि प्लांट्स में पता नहीं कौन सी जादुई शक्तियां आ जाती हैं और वो ग्लास हाउस में हीट प्रोड्यूस करने लग जाती है। तो क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इन सब में से अब मैं फाइनल पढ़ रही हूँ इस वाले को, रेडिएशन फेल्स टू एस्केप फ्रॉम द ग्लास हाउस। ग्लास हाउस ने इतना भयंकर कवरिंग मचा रखा है कि CO2 या तुम कह सकते हो रेडिएशंस जो हैं उसमें से एस्केप नहीं कर पाती। तो ये बिल्कुल सही है। ऐसा सेम हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी मानते हैं कि हमारी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है यहाँ पर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है और ये फाइनली एस्केप आउट नहीं हो पाती बाहर की तरफ, बाहर अपर लेवल पे ये एस्केप आउट नहीं हो पाती। सो ये एग्जैक्टली कंपैरिजन है ग्रीन हाउस इफेक्ट का एंड इन दिस सिचुएशन हमारा करेक्ट आंसर क्या होना है, सेकंड। क्लियर है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। चलो आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following organism is used as a biopesticide? इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म बायोपेस्टिसाइड की फॉर्म में यूज होता है। तो पहली बात तो हमें पता होनी चाहिए बायोपेस्टिसाइड क्या होता है। देखो बायो टर्म आया, इसका मतलब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको हम एज एन पेस्टिसाइड यानी कि किसी और को मारने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है,
कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई इंसेक्ट हो सकता है, कोई वीड हो सकता है। कौन कौन हो सकते हैं? या तो आप किसी माइक्रोब को मारने के लिए यूज कर रहे हो, या किसी इंसेक्ट को मारने के लिए, या फिर किसी वीड को मारने के लिए। इन तीनों के लिए यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है। बायो पेस्टिसाइड में कई सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, जिनमें से इनमें से कौन सा अपन देखते हैं? अजोला। अजोला एज बायो पेस्टिसाइड यूज नहीं होता। राइजोबियम तुमको याद है तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज होता है, तो अगेन इसका भी यहाँ पर कोई काम नहीं है। आओ एनाबीना। एनाबीना ये भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड ही बैक्टीरिया, इसका भी कोई काम नहीं। ट्राइकोडर्मा, दिस इज अ बायो फंजीसाइड, दिस इज अ बायो फंजीसाइड। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी डी, दैट इज ट्राइकोडर्मा। क्लियर है? बाकी सारों का कोई रिलेशन नहीं है, बाकी सारे जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन से रिलेटेड है, एजोला का यहाँ पे काम ही नहीं है। सो ये एग्जाम्पल अपना करेक्ट जो है वो क्या है? ट्राइकोडर्मा। चलो आगे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली। आपको कुछ स्टेटमेंट उसने दिए हैं, उनको बहुत ध्यान से पढ़ो। चलो पढ़ते हैं। पहला क्या कह रहा है? एनर्जी ट्रांसफर इन द बायोटिक वर्ल्ड ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम ऑटोट्रॉप। ये कह रहा है कि जब भी तुम बायोटिक वर्ल्ड की बात करो, पहली बात सुन लो, बायोटिक वर्ल्ड क्या होता है? दो टाइप के इकोसिस्टम में कंपोनेंट होते हैं, एक बायोटिक एंड एक होता है अबायोटिक। दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड अबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक में बायो वर्ड आ गया ना, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स तुम इस धरती पे देख रहे हो और उनके बारे में अगर आप बात कर रहे हो तो आप बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करो। फिर जितने भी अर्थ पे नॉन लिविंग पार्ट है उसमें अगर आप उसकी बातचीत करें इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में, तो आप अबायोटिक की बात करो, तो यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट आ रहा है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। एग्जाम्पल ले लो, यहाँ पे तुम जितने भी एनिमल्स पढ़ रहे हो, प्लांट्स पढ़ रहे हो, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपन पढ़ते हैं वो सारे बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं, बैक्टीरिया वैक्टीरिया सब। ठीक है, इधर अबायोटिक कंपोनेंट में कौन कौन आते हैं? अपन पढ़ रहे हैं ना, सनलाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल अपन यहाँ पढ़ रहे हैं, तो सनलाइट अबायोटिक कंपोनेंट में आता है। टेम्परेचर आ जाता है, सॉइल आ जाता है, एयर आ जाता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। ठीक है, सो ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और हमारी अर्थ इसी तरीके से चलती रहती है। ये दोनों इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो भाई अपन जिंदा नहीं रह सकते। सोचो, प्लांट को अगर सॉइल ही नहीं मिले तो कैसे होता? मुश्किल हो जाता। अपन को एयर ही नहीं मिले तो मुश्किल हो जाएगी सब कुछ चीजें। टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन ही नहीं रहे तो लाइफ सर्वाइवल ही मुश्किल हो जाएगा। सो सारी चीजें एक इंटरेक्टेड वे में चलती हैं, जिसमें ये इनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स अबायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अब उसने पहली लाइन ये नहीं बोली थी जो मैंने समझाई, वो तो मैंने एक्स्ट्रा समझाया। अब आगे देखो, उसने बोला है एनर्जी ट्रांसफर इन बायोटिक वर्ल्ड ऑलवेज प्रोसीड्स फ्रॉम ऑटोट्रॉप। तो जो खाना बनाने वाला है उसी को तुम क्या बोलोगे? ऑटोट्रॉप। और जब तक वो लाइट लेगा ही नहीं सन से तो तुम कहाँ से एनर्जी लाओगे? नहीं लाओगे ना। सो हमेशा बायोटिक वर्ल्ड में एनर्जी हमेशा ट्रांसफर होती है प्लांट के लेवल से। प्लांट सनलाइट से लाइट लेता है, अपना खाना बनाता है और उसी को ही हमारे अंदर आगे जाके बांट देता है। तो ये स्टेटमेंट सही है क्या? बिल्कुल सही है। आगे देखो, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, यानी कि एनर्जी जब भी फ्लो करेगी एक जगह से वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। कैसे एक डायरेक्शन में? जैसे कि मैं बात करूं, सपोज करो प्लांट को खाया किसी काऊ या डियर ने, डियर ले लेते हैं, और डियर को खाया किसी टाइगर ने। अभी इसका उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, एनर्जी हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल, ये स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा स्टेटमेंट देखेंगे, एनर्जी अवेलेबिलिटी इज मैक्सिमम एट द टर्शरी लेवल। मतलब ध्यान से सुनना, ये लाइन क्या बोल रहा है? एनर्जी सबसे ज्यादा टर्शरी लेवल पे अवेलेबल होगा। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, सपोज करूं, ये कहना चाह रहा है इस लेवल पे आके एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। क्या ऐसा हो सकता है? ये स्टेटमेंट पॉसिबल है? कतई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10% लॉ के अकॉर्डिंग तो इस लेवल पे आते आते कंपैरेटिवली एनर्जी और कम हो जाएगी, बट एक चीज बढ़ेगी। और वो एक चीज क्या था? तुम लोग को याद है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहता है कि केमिकल यहाँ आके बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो क्या हम इस स्टेटमेंट को सही मानेंगे? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट एकदम ही गलत स्टेटमेंट है। आगे आओ, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो।
देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर, यानी कि कहना चाह रहा है जब आप एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे जाते हैं सो एनर्जी का लॉस होता है। बिल्कुल सही बात है यार, ये तो कितना कॉमन सेंस है। इसको ये खाएगा तो भाई सिंपल सी बात है 10% लॉ के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे 1000 है तो इसको सिर्फ 100 मिलेगी, रिमेनिंग 900 विल बी लॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, 10% लॉ अपन ने पढ़ा है, सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब 1, 2 and 4 करेक्ट है। अब आगे देखो, सेलेक्ट द रेलेवेंट स्टेटमेंट फॉर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, हमने सेलेक्ट कर भी लिए। चलो सो 1, 2 and 4 सही है हमारा, ये लो 1, 2 and 4, सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी है, सिंपल बेसिक लॉजिक्स लगाए गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से, तो तुम समझ सकते हो कितना ज्यादा आसान है इस चैप्टर को सिर्फ एक बेसिक रीड करना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन अ हाईली पेस्टिसाइड पोल्यूटेड पॉन्ड, एक कोई सा पॉन्ड है, ये बना लेते हैं अपन पॉन्ड, इसमें बहुत ज्यादा ही पेस्टिसाइड का अमाउंट है। जहां पेस्टिसाइड शब्द आ जाए ना समझ लो ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा यही तो अपन बोले ना कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं केमिकल का लेवल क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आगे देखो क्या बोल रहा है, फॉलोइंग एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म विल हैव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड, इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड होगा। तो पहले तो अपन को देखना पड़ेगा इन ऑर्गेनिज्म के बीच में कोई लिंक बन रहा है क्या। सो लेट्स मेक अ लिंक बिटवीन देम। पहला है लोटस, लोटस कौन सी कैटेगरी में आएगा, अपनी प्लांट की कैटेगरी में, तो इसको तो आगे डालो। ठीक है, नेक्स्ट डालो स्पाइरोगायरा, स्पाइरोगायरा भी प्लांट में ही आता है, ये लो, तो ये मैंने बना दिया स्पाइरोगायरा। तो ये दोनों ही हमारे ऑटोट्रॉपिक लेवल पे आ गए। आगे चलो, नेक्स्ट है फिशेस, फिशेस आप पीछे पहुंचा दो। क्यों? क्योंकि ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आती हैं, ये कंज्यूमर कैटेगरी में आती है। तो ये लो मैंने फिश को पहुंचा दिया पीछे, ये कौन सी कैटेगरी में आ रही है, कंज्यूमर कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो जू प्लैंकटन, तुमको याद हो तो मैंने जब एक्वेटिक फूड चेन बताई थी तो यही बोला था, फाइटोप्लैंक्टन से जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन से स्मॉल फिश, स्मॉल फिश से बड़ी सी मछली, यही बोला था हमने, यही बात हुई थी हमारी। ठीक है, सो यहाँ पे वो जू प्लैंकटन की बात कर रहा है, इसका मतलब इस लेवल पे आ रहा है, तो मैं इसको इन दोनों के बीच में रख सकती हूँ, बिल्कुल इन दोनों के बीच में ही रखा जाएगा। सो ये आ गया आपका जू प्लैंकटन। क्लियर है? अब आगे देखो, इनमें से अगर मैं एनर्जी वाइज बात करूं तो सबसे कम एनर्जी उस मछली के पास होनी है। ठीक है, सबसे ज्यादा एनर्जी इस प्लांट लेवल पे होनी है। बट इसने तो आपसे केमिकल के बारे में पूछा है, केमिकल के बारे में अपन ने उल्टा ही फंडा पढ़ा है, केमिकल सबसे कम इस लेवल पे होना है और सबसे ज्यादा लास्ट लेवल पे होना है। तो लॉजिकली इन सब में से सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड किस में पाया जाएगा, इसके अंदर। तो आपके इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मछलियां आंसर है। आओ देखो, लोटस स्पाइरोगायरा ऑटोट्रॉप है तो एनर्जी सबसे ज्यादा लेके बैठे हैं, बट केमिकल सबसे कम लेके बैठे हैं। जू प्लैंकटन सेकंड लेवल पे, तो एनर्जी भी इनके पास कंपैरेटिवली प्लांट से कम है और केमिकल प्लांट के कंपैरिजन में ज्यादा है। मछलियां बिल्कुल उल्टी हैं, एनर्जी सबके कंपैरिजन में कम लेके बैठी हैं और केमिकल सबके कंपैरिजन में ज्यादा लेके बैठी हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी फिशेस फॉर दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लाइकेन्स आर सेंसिटिव टू सर्टेन एयर पोल्यूटेंट, लाइकेन जो है वो बहुत सेंसिटिव होती है कुछ एयर पोल्यूटेंट्स को लेकर। आगे देखते हैं, एंड आर ऑफन रिप्लेस्ड बाय अदर प्लांट, और कुछ टाइम बाद ये हमेशा या बहुत बारी अदर दूसरे प्लांट से रिप्लेस हो जाती है। आगे बोल रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन चूज द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसिटिविटी एंड रिप्लेसमेंट ऑफ लाइकेन। ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि लाइकेन को किससे सेंसिटिविटी है और कौन इसको फर्दर रिप्लेस कर सकता है। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए लाइकेन क्या होता है। देखो, लाइकेन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब समझते हो, तेरा भी फायदा मेरा भी फायदा, दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। मैं इससे फायदा लूंगी, ये मुझसे फायदा लेगा और दोनों हम खुशी खुशी जिंदगी जी लेंगे। सो सच टाइप ऑफ रिलेशन इज सिम्बायोटिक। लाइकेन के अंदर एक तो होती है एल्गी, ठीक है, ये रही एल्गी, और इसी के आसपास खूब सारा फंजाई उगता रहता है। ठीक है, इस तरीके से इससे रिलेटेड होता है फंजाई। एल्गी को खाना बनाना आता है, क्यों भाई? क्योंकि वो ऑटोट्रॉप है। तो यहाँ पे एल्गी क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस करती है। एल्गी हैव द एबिलिटी टू डू या परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, तो ये खाना बनाना जानती है। फंजाई दूर दूर तक फैल के इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ये एल्गी को लाके देता है। तो ये किस में हेल्प कर रहा है, वाटर
प्लस मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, क्योंकि एल्गी को पता है यार मैं चाह के भी इतना दूर तक नहीं जा पाऊंगी जितना फंजाई जा सकता है, तो फंजाई दूर जा जाके पानी एंड मिनरल लेके आ जाता है, एल्गी वहीं बैठे बैठे उनको यूज करके खाना बना देती है। सो इट इज बेसिकली लाइक एल्गी ने खाना दे दिया फंजाई को और फंजाई ने सामान दे दिया, दोनों का फायदा हो रहा है। एल्गी का फंजाई के बिना काम नहीं चल सकता, फंजाई का एल्गी के बिना नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि फंजाई किस कैटेगरी में आ रहा है? हेटेरोट्रॉप की कैटेगरी में, ठीक है, और एल्गी कौन सी कैटेगरी में आ रही है? ऑटोट्रॉप की कैटेगरी में। इतनी बात क्लियर है? चलो अब इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन में चल रही है कहानी, बढ़िया चल रही है। अब लाइकेन को दिक्कत होती है किससे? पॉल्यूशन से। लाइकेन को अत्यधिक दिक्कत है पॉल्यूशन से, तो इट इज बेसिकली इंडिकेटर फॉर पॉल्यूशन। और उसमें भी किससे ज्यादा, सबसे ज्यादा दिक्कत होती है इसको? सल्फर से। सबसे ज्यादा इसको सल्फर से दिक्कत है। तो जहां भी सल्फर या तुम कह सकते हो सल्फर डाइऑक्साइड पाई जाएगी वहां पे लाइकेन का दम घुटने लग जाता है। मजाक करो, मतलब बेसिकली काफी ज्यादा वो नेगेटिव एनवायरनमेंट में आ जाती है और वो ग्रो नहीं कर पाती, ठीक है। और जब भी किसी जगह से लाइकेन हटती है तो हमेशा उस जगह पे उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए मॉस इजीली उग सकती है। और तुम्हें पता है मॉस क्या है? बेसिकली ब्रायोफाइटा में आती है, और ब्रायोफाइटा तुम्हें समझ आ रहा है, बिल्कुल ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती उन्हें ग्रो करने के लिए, क्योंकि वो भी मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है, एल्गी भी मॉइस्ट एरिया में ग्रो करती है। तो हमेशा अगर कहीं से लाइकेन हट जाए तो इट विल बी फॉलोड बाय द ग्रोथ ऑफ मॉस। तो अब आंसर देखते हैं इसमें। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड एंड मॉस, आगे अपना आंसर, अब आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से कोई दिक्कत नहीं है लाइकेन को। आगे देखो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ तो है, बट ऑप्शन में एल्गी एंड ग्रास दे रखा है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं है। तो सेंसिटिव वो सल्फर डाइऑक्साइड को लेकर है, और अगर वो हटती है तो हमेशा कौन उगेगा? मॉस। क्लियर है? सो 1 विल बी द करेक्ट आंसर। आओ आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एन एनालिसिस ऑफ सॉइल सैंपल रिवील्ड 0.1 मिलीग्राम ऑफ पेस्टिसाइड। ये कोई एनालिसिस कर रहा है जहां पे उसको 0.1 मिलीग्राम पेस्टिसाइड मिला, एंड 1 मिलीग्राम ऑफ सेम पेस्टिसाइड, यानी कि दो जगह की बात कर रहा है। एक तो 0.1 मिलीग्राम कहीं और मिला है और 1 मिलीग्राम कहीं और मिला है, was found in grains। ठीक है, आगे देखते हैं। However, in the adipose tissue of bird, इसने बोला कि birds की adipose tissue के अंदर वो सेम अमाउंट 2 मिलीग्राम तक पहुंच गया, यानी कि बर्ड तक पहुंचते पहुंचते ये अमाउंट 2 मिलीग्राम पहुंच गया, जस्ट डबल हो गया। आगे देखो, द रीजन फॉर दिस फिनोमिना इज नोन एज, आई थिंक अब तो हम इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अगर किसी लेवल पे कोई केमिकल है, कोई पेस्टिसाइड है और वो आगे जा रहा है तो वो इंक्रीज होगा, एंड दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। देखो ऑप्शन, बायो एब्जॉर्प्शन बिल्कुल ही गलत, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायोमैग्निफिकेशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखो, बायो ट्रांसलोकेशन कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, बायो मल्टीप्लिकेशन बकवास है फुल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बायोमैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय बैक्टीरिया। हमें पता है प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन को ऐसे, इनफैक्ट प्लांट्स छोड़ो, प्लांट्स तो फिर उसे एक एबिलिटी में लेकर आ जाते हैं यूजेबल फॉर्म में। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें नाइट्रोजन एज इट इज लेने की एबिलिटी नहीं है, तो उन्हें पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, कन्वर्ट किस फॉर्म में करते हैं? उस फॉर्म में जिसको वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि प्लांट्स जो है उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, अमोनिया इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो देखो भाई सिंपल है, ये एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, प्लांट्स इसको लेने के लिए, स्पेशली लेग्यूमिनस प्लांट का है ये, उनकी रूट में नोड्यूल्स होती हैं जिसमें क्या ग्रो कर जाता है? राइजोबियम ग्रो कर जाता है। क्या ग्रो कर जाता है? राइजोबियम, जो कि एक बैक्टीरिया है। ये क्या करता है? इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है? अमोनिया। अगेन राइजोबियम और प्लांट जो है इसके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, प्लांट इससे नाइट्रोजन का काम करवाती है, बदले में इसको खाना देती थी। ठीक है, आगे हम ये बोल रहे हैं, देखो आगे क्या बोल रहे हैं कि इसके आगे अमोनिया फर्दर और कन्वर्ट होती है। अमोनिया जो है नेक्स्ट 2 स्टेप्स में जाती है नाइट्रिफिकेशन में, जिसमें पहले वो बनाती है नाइट्राइट, पहले वो क्या बनाती है? नाइट्राइट, और फाइनली उससे यूजेबल फॉर्म बनता है नाइट्रेट। ठीक है, फाइनली क्या बन जाता है? नाइट्रेट। अब आगे देखो, अब वो क्या बोल रहा है आगे, यहाँ तक का लाइन जो भी था मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आगे देखो क्या बोल रहा है, एट द एंड ऑफ द साइकिल इट रिटर्न्स टू द एटमॉस्फेयर बाय द प्रोसेस। और वो कह रहा है अंत में जब सारा का सारा हो जाता है, ये सेम चीज वापस से नाइट्रोजन की फॉर्म में ही एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम डीनाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। देखो, अमोनिफिकेशन में अमोनिया बन रहा है, गलत कर दो।
सेकंड देखो नाइट्रिफिकेशन में ये सारा स्टेप हो रहा है, पहले नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, हटा दो इसको। एसिमिलेशन का यहाँ पर कोई काम नहीं है, डीनाइट्रिफिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इस पूरे डेटा में डीनाइट्रिफिकेशन की चर्चा हुई है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन देखो बहुत इजी है। Some organisms are sensitive to different level of air pollution and are used as pollution indicator। याद रखो जब भी pollution indicator की बात आ रही है यानी कि लाइकेन की ही बातचीत हो रही है। आगे देखो which among the following fits into this category। सिंपल है, देखो फंजाई कोई इंडिकेटर नहीं है, बैक्टीरिया कोई इंडिकेटर नहीं है, फ्रेश वाटर एल्गी कोई इंडिकेटर नहीं है, लाइकेन इंडिकेटर है जो अपन पढ़ चुके हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी लाइकेन, जो कि किसको लेकर इंडिकेटर है, सल्फर डाइऑक्साइड का। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ रहा है या सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, लाइकेन ग्रो करना बंद कर देंगे। ठीक है, एंड दे विल बी फर्दर रिप्लेस्ड बाय मॉस। आगे आओ नेक्स्ट क्वेश्चन। Prolonged exposure to the fumes released by incomplete combustion of coal may cause death। भाई अगर बहुत टाइम तक तुम कोल को इनकम्प्लीट कंबशन करोगे तो ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है। ऐसा क्यों हो सकता है? याद करो, जिस किसी ने भी रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ा होगा वहां पे ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। देखो लोग नहीं होते ठंड में, स्पेशली ये पुराने टाइम पे तो बहुत ज्यादा होता था, ठंड में लोग घर बंद कर करके सिगड़ियां जलाते थे, उसमें कोल ही जलता है और वो इनकम्प्लीटली जलता है, थोड़े टाइम तक जलता जाता है, धीरे 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 उसमें से खूब सारा कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है। अ लॉट ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिलीज्ड। ठीक है, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड बच्चों जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा, खूब ज्यादा बढ़ता जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको ढंग से ऑक्सीजन सप्लाई करने नहीं देगा। क्यों? इसका ध्यान से रीजन सुनिए। हीमोग्लोबिन में हमेशा ऑक्सीजन जाके बाइंड होती है। नॉर्मली हम हीमोग्लोबिन में एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, बाइंड कर देते हैं। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कॉम्पिटिटर है ऑक्सीजन की, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड कंपीट करती है ऑक्सीजन से। किसके लिए? हीमोग्लोबिन से अटैच करने के लिए, और वो ऑक्सीजन को धक्का मार के खुद जाके अटैच हो जाती है। किससे? हीमोग्लोबिन से। तो देयर विल बी समथिंग लाइक दिस। यहां से इन चारों जगहों पे ऑक्सीजन हटा दो और उसकी जगह क्या इमेजिन करो, कार्बन मोनोऑक्साइड लाओ, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जब तुम्हारे हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड जाके चिपक गए तो ये इतने मजबूत बन चुके हैं कि ये हटेंगे ही नहीं, ऑक्सीजन को चिपकने ही नहीं देंगे। और जब तक ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से चिपकेगी नहीं ना, तब तक आपकी बॉडी की सेल्स बेचारी दुखी हो जाएंगी, इनके पास ऑक्सीजन आएगी नहीं। ऑक्सीजन आएगी नहीं तो तुम एरोबिक रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाओगे और अल्टीमेटली एनर्जी खत्म हो जाएगी एंड इस सिचुएशन में इंसान की डेथ हो जाएगी। लॉजिक समझ गए आप अपन? अब देखो क्या क्या दे रखा है, इनहेलेशन ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल। हालांकि ये भी गंदी चीज है, हमें इनहेल नहीं करना, बट इसका कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं बैठ रहा। आगे देखो, कंटिन्यूअस एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का और पर्टिकुलरली अनबर्न्ड कोल का देयर इज नो रिलेशन, हटाओ इसको भी। इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, धीरे धीरे कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा है, तो यही मैंने तुम्हें अभी बताया। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड लेवल भी बहुत हानिकारक है, बट यहाँ पे मेनली देयर इज कॉम्पिटिशन बिटवीन कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। कौन हीमोग्लोबिन को पकड़ेगा और फिर कौन छोड़ेगा ही नहीं कभी। सो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन को पकड़ना चाहती है, बट कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़ ही नहीं रही हीमोग्लोबिन को कि वो उससे अटैच हो और सेल तक जा सके। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबंडेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की अबंडेंस इन वाटर बॉडी इज इंडिकेटेड और इंडिकेटिव ऑफ पोल्यूशन। देखो किसी भी पानी में अगर बहुत सारा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, वो ये कहना चाह रहा है, तो वो क्या इंडिकेट कर रहा है, किसका ज्यादा कचरा मिलाया जा रहा है। देखो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, पहला पेट्रोलियम रिफाइनरी, मेटल स्मेल्टर, फर्टिलाइजर फैक्ट्री, डोमेस्टिक सीवेज। अब देखो ये पानी है, ठीक है, जैसे ह्यूमन की हम बात करें, है ना, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में कॉलीफॉर्म बड़ा रहता है, तो ह्यूमन के फीकल मैटर में कॉलीफॉर्म का अमाउंट बड़ा ज्यादा होता है। ह्यूमन के फीकल मैटर में कॉलीफॉर्म का अमाउंट ज्यादा होता है, तो लोगों का फीकल मैटर जाए चला जा रहा है,
प्लस उनके घर का कूड़ा। डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब यही तो होता है, घर के वेस्ट। तो डोमेस्टिक वेस्ट का मतलब यही हुआ हमारा ये जो हम एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, हमारे यूरिन, फीसेस वगैरह सब मिल मुला के जाकर पानी में मिलते हैं। अल्टीमेटली तो यही होता है ना, हमारे यहाँ से शुरू होता है, सीवेज जाके अल्टीमेटली नदी में ही जाके मिल जाता है। तो भाई बहुत सारा लोग एक्सक्रीट आउट करे जा रहे हैं कंटेंट, तो उसमें खूब सारा कॉलीफॉर्म होगा, खूब सारा कॉलीफॉर्म जाके पानी में मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और पानी में कॉलीफॉर्म बढ़ता जाएगा। अगर कॉलीफॉर्म है पानी में तो वो सीधा सीधा इंडिकेटर है कि उसमें खूब ज़्यादा ही डोमेस्टिक वेस्ट डल रहा है, और ज़्यादा टाइम तक अच्छा नहीं है भाई, पानी खराब हो रहा है, पानी पीने के लिए फिट नहीं बचता। ठीक है, सो ये कुछ टेस्ट हैं जो कि इंडिकेट कर देते हैं कि भाई पानी थोड़ा सा खराब हो रहा है धीरे धीरे, और अगर बहुत ज़्यादा कॉलीफॉर्म का लेवल आ रहा है तो पानी बहुत खराब है, इसको साफ करना ज़रूरी है। ठीक है, सो ये जो बेसिकली क्वेश्चंस थे, ये हमारे प्रीवियस ईयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने सारे डिस्कस कर ली इन दोनों चैप्टर के। एंड आपने नोटिस भी किया होगा कि बहुत ही इजी क्वेश्चंस आए इस टॉपिक से, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 2 टॉपिक से पूछे गए हैं। एक है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन एंड एक है 10% लॉ। तो हमें पता है ये दोनों टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है और हम उसे रिवाइज भी कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक इट, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।